दोस्तों एक विशाल नाम का लड़का जो कि दोस्तों मुंबई शहर में इधर उधर दिन भर प्रतिदिन घूमता था कि हमें कोई अच्छा सा काम मिल जाए। दोस्तों उसे काम तो मिलता था, 12 घंटे का काम मिलता था और सोचता था विशाल कि अगर 12 घंटे का काम करूंगा 12 से 13 हज़ार रुपये मिलेंगे तो इस पैसे से हमें क्या ही होगा। दोस्तों जो विशाल होता है, शाम होता तो मुंबई के वही फुटपाथ रोड पर आकर के बैठ जाता था और पूरे दिन ऐसे ही दोस्तों घूमता रहता था। एक दिन दोस्तों कुछ बुजुर्ग लोग जो थे थोड़ा, वो लोग अपना अपना ठेला लगा करके खड़े थे। ये लड़का विशाल पूछता है कि अंकल जी आप लोग ठेला से कितना पैसा कमा लेते हैं। बुजुर्ग जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा देखो हम 1000 रुपये 800 रुपये प्रतिदिन का कमा लेता हूँ। विशाल कहता है कि अंकल जी हम भी मेहनत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों विशाल के पास एक ही मजबूरी थी कि विशाल के पास ठेला खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। विशाल दोस्तों हार थक करके फिर से किसी कंपनी में जाता है काम ढूंढने के लिए, लेकिन काम तो मिलता है, काफ़ी मेहनत वाला काम मिलता है, पैसे काफ़ी कम मिलते हैं। इस वजह से विशाल काफ़ी परेशान हो जाता है और वही फुटपाथ पर शाम के समय में आ जाता है। विशाल को जोर से भूख लगी थी, वो अपना बैग को ढूंढता है। बैग में दोस्तों उसे एक सूखी रोटी और वही कुछ अचार के टुकड़े मिलते हैं, उसे ही खाता है और खाने के बाद उसी दोस्तों फुटपाथ जो होता है रोड पर, वहीं पर फिर से लेट जाता है। थोड़ी देर के बाद दोस्तों आसमान की ओर से काले बादल छा जाते हैं, तेज़ हवाएं बहने लगती है, ज़ोर ज़ोर से दोस्तों बरसात स्टार्ट हो जाती है। अब लड़का जो विशाल है उठकर खड़ा हो जाता है, सोचने लगता है कि कहीं छिपने की जगह मिल जाए। चारों तरफ देखता है लेकिन दोस्तों उसे कोई स्थान नहीं दिखता। थोड़ा देर के बाद उसे दिखता है कि एक जो मकान है उसका छज्जा जो है 1 फीट निकला हुआ है। उसी दोस्तों दीवार के पास वो जाने का प्रयास करता है, अपना बैग उठाता है और उसी दीवार के पास जाकर के दोस्तों खड़ा हो जाता है। खड़ा हो जाने के बाद दोस्तों जो बारिश थी वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हो रही थी, बिजली ऐसे ही कड़क रही थी। दोस्तों जिस घर के पास वो छिपा हुआ था उस घर की जो मालकिन थी दोस्तों, उनका नाम सुनीता पड़ता है। उम्र लमसम दोस्तों यही 60 से 62 साल रही होगी। वो जब अपना रूम से दरवाज़ा जो था खिड़की का खोलती है तो देखती है कि कोई लड़का जो है दीवार से दुबक कर के खड़ा है। वो मैडम सोचती है कि हो सकता है कि चोर वगैरह होगा। आवाज़ लगाती है, कहती है तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। लड़का जो विशाल होता है दोस्तों कहता है कि मैडम मैं बारिश से छिपने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, बारिश ख़त्म हो जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। दोस्तों जो मैडम थी वो अपना खिड़की बंद कर लेती है और सोचती है कि लड़का जो है बात सही कह रहा है। लेकिन दोस्तों 2 घंटे से 3 घंटे का समय निकल जाता है, बारिश ख़त्म नहीं हो रही थी। लड़का वहीं पर खड़ा था, ठंड से काँप रहा था, काफ़ी भीगा हुआ था। जो मैडम थी सुनीता वो सोचती है कि लड़का काफ़ी ठंड से काँप रहा है। उसके बाद दोस्तों मैडम सोचती है कि हमारे घर में कोई है भी नहीं, मैं अकेली हूँ। अगर इसे घर के अंदर लेती हूँ तो शायद ये हमारे घर से कोई सामान चोरी करके अगर चला जाए तो फिर मैं बहुत ही परेशान हो जाऊँगी। फिर भी दोस्तों जो सुनीता मैडम थी उन्हें दया आ जाती है। एक इंसान के नाते दया आने के बाद दोस्तों सुनीता मैडम अपना नीचे जाती है और दरवाज़ा खोलती है और कहती है उस लड़के से विशाल से कि आओ तुम हमारे घर में पूरी रात आराम कर लो, सुबह होते ही तुम्हें जहाँ जाना होगा चले जाना, वैसे भी बारिश बहुत तेज़ हो रही है। दोस्तों जो लड़का होता है विशाल उनके मैडम जी के घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसके बाद दोस्तों जो मैडम सुनीता होती है उसे बताती है कि देखो जो कमरा है उसमें पंखा चल रहा है, तुम जा कर के उसी में सो जाओ, मैं जा रहा हूँ अपना रूम में सोने के लिए। अब दोस्तों जो विशाल है उस कमरे में सोने के लिए जाता है, मैडम जो सुनीता है अपने कमरे में चली जाती है सोने के लिए। लेकिन दोस्तों उस रात विशाल कुछ ऐसा करता है जिसे दोस्तों आप लोग भी सुन करके बेहद हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप लोग चैनल पर नए दर्शक बंधु बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों एक छोटा सा गांव जो कि गांव का नाम सुमनपुर पड़ता है, उसी सुमनपुर गांव में दोस्तों रहने वाले नंदमोहन जी और नंदमोहन जी का लड़का जो था विशाल। नंदमोहन जी की पत्नी जो थी दोस्तों लंबी बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। नंदमोहन जी भी दोस्तों काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे। वो पहले दोस्तों ट्रक चलाया करते थे, ट्रक से मेहनत करके दोस्तों वो अपना अच्छा खासा घर भी बनाए थे। लेकिन दोस्तों नंदमोहन जी को जैसे ही 60 से ऊपर का एज होता है तो उन्हें लकवा ग्रसित हो जाते हैं, लकवा मार देता है। विशाल जो होता है अपने पिताजी को इलाज कराने के लिए हर वो हॉस्पिटल जाता है, लेकिन दोस्तों विशाल को पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। विशाल के पास पैसे नहीं थे इलाज कराने के लिए।
विशाल की एक बहन होती है जिसका नाम पूनम होता है। पूनम दोस्तों अपना गवर्नमेंट स्कूल में 10th क्लास में पढ़ रही थी। पूनम से जो विशाल था वो बड़ा था। विशाल की उम्र लमसम दोस्तों 22 साल हो रही थी। अब सारा जिम्मेवारी जो है दोस्तों विशाल के ऊपर आ जाता है। विशाल किसी किसी के खेतों में जाकर के मेहनत मजदूरी करता और अपने पिताजी को दवा कराता। लेकिन दोस्तों एक दिन नंद मोहन जी का काफ़ी तबीयत खराब हो जाता है। विशाल सोचने लगता है कि क्या करूं, कहां से पैसे लाऊं। गांव में किसी किसी के पास जाता है कर्ज मांगने के लिए, लेकिन दोस्तों कोई भी आदमी जो होता है कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। विशाल फिर से एक आदमी के पास जाता है। वो कहते हैं कि देखो हमारे गांव के एक आदमी जो है सेठ जी, वो लोगों को शुद्ध ब्याज पर पैसा देते हैं, क्या तुम्हें शुद्ध ब्याज वाला पैसा चाहिए? विशाल कहता है कि चाहे कैसे भी मिल जाए, पैसा की हमें सख्त ज़रूरत है। विशाल को लेकर के वो सेठ जी के पास जाते हैं। जाने के बाद दोस्तों जो सेठ जी होते हैं इस विशाल को कहते हैं कि देखो हम तुम्हें ब्याज पर पैसे देंगे और ब्याज काफ़ी महंगा है, क्या तुम पैसा हमारा ब्याज समेत दे सकते हो? विशाल कहता है कि हाँ, मैं मेहनत मजदूरी करके आपका पैसा पूरा कर दूंगा। दोस्तों विशाल को वहाँ पर 2 लाख रुपए दिया जाता है। विशाल दोस्तों 2 लाख रुपए लेकर नंद मोहन जी का इलाज कराने के लिए चला जाता है। लेकिन दोस्तों 2 लाख रुपए जो होते हैं, कई तरह का जांच होता है जिसमें विशाल का पैसे खत्म हो जाते हैं। विशाल पिताजी को हॉस्पिटल में ही छोड़ करके फिर चला आता है और विशाल फिर से उसी सेठ के पास चला जाता है और 2 लाख रुपया ले लेता है। यानी कि दोस्तों 4 लाख रुपए विशाल ले लेता है। समय कटने लगता है। विशाल जो होता है अपने नंद मोहन जी को इलाज कराकर घर पर लाता है। नंद मोहन जी पहले से काफ़ी स्वस्थ हो चुके थे। अब दोस्तों विशाल जो है किसी किसी के खेतों में मजदूरी मेहनत करता। 1 साल का समय बीत जाता है। जो सेठ जी होते हैं वो विशाल के घर पर एक दिन आ जाते हैं और कहते हैं कि विशाल कहाँ पर है, हमें ब्याज का पैसा लेना है उससे। नंद मोहन जी जब इतना बात सुनते हैं तो सोचने लगते हैं कि आखिर आपका वो पैसा कैसे लिया है। तो कहते हैं कि वो आप ही के तबीयत शायद ख़राब था तो उसी में वो 4 लाख रुपए लिया है। अब नंद मोहन जी जब इतना बात सुनते हैं कि हमारा लड़का 4 लाख रुपए लेकर के हमें इलाज कराया है तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। कहते हैं कि ठीक है आप जाइए, शाम के समय में जब विशाल आएगा तो हम उसे बता देंगे। शाम के समय में जैसे ही विशाल आता है घर पर तो नंद मोहन जी काफ़ी उसे डांटने लगते हैं, फटकारने लगते हैं। कहते हैं कि हमें क्या हुआ था कि तुम हमारे लिए 4 लाख रुपए कर्ज ले लिया। दोस्तों कहते हैं कि चाहे कोई भी पिता हो तो पिता नहीं चाहता कि पुत्र के ऊपर कोई कर्ज भी पड़े। अब दोस्तों इस तरीके से विशाल को नंद मोहन जी डांटते हैं। विशाल कहता है कि पिताजी मैं मेहनत मजदूरी करके जो भी सेठ का पैसा है मैं चुकता कर दूंगा। लेकिन दोस्तों सुबह होते होते जो सेठ जी होते हैं वो फिर से विशाल के घर पर पहुंच जाते हैं और अपना ब्याज का पैसा मांगने लगते हैं। कहते हैं कि पूरा पैसा अगर तुम्हारे पास नहीं है देने के लिए तो हमारा 1 साल का जो ब्याज बनता है उसे ही तुम दे दो। लेकिन विशाल कहता है कि देखिए सेठ जी, पैसे तो अभी हमारे पास 1 भी रुपये नहीं है। हम आपका पैसा पूरा चुकता कर दूंगा, आपका पैसा मैं 1 रुपया भी नहीं रखूँगा। अब सेठ जी कहते हैं कि तुम्हारे पास 50-60 हज़ार रुपये ब्याज का देने के लिए नहीं है और तुम मेरा कहते हैं कि पैसा सारा चुकता कर दूंगा। आखिर तुम करोगे क्या कि तुम हमारा पैसा इतना दे पाओगे? अब दोस्तों विशाल कहता है कि देखिए सेठ जी, चाहे जो भी कुछ करना पड़े, चाहे हमारे शरीर का अंग बेचना पड़े, मैं अपने शरीर का एक एक अंग बेच दूंगा, लेकिन मैं आपका पैसा 1 रुपया भी नहीं रखूँगा। अब यहाँ से सेठ जी नाराज़ होकर अपने घर चले जाते हैं। विशाल जो होता है अपनी बहन पूनम से कहता है कि बहन तू हमारे लिए बैग तैयार करो, मैं शहर जाना चाहता हूँ। नंद मोहन जी इतना बात सुनते हैं तो कहते हैं कि तू तो आज तक कभी बाहर गया नहीं, शहर गया नहीं, फिर तू शहर जाकर क्या ही कर लेगा, क्या तुम इतना पैसा कमा लोगे? विशाल दोस्तों अपने नाराज़ मन से कहता है कि हाँ मैं कमा लूँगा, दिलासा देता है। अपनी बहन को कहता है कि तुम भी अपना काम चालू करो। जो उसकी बहन पूनम होती है दोस्तों वो किचन जाती है, खाना बनाती है और बैग में सारा जो कपड़ा होता है विशाल का तैयारी करती है। कपड़े भी उसे अच्छी तरीके से सरिया करके दोस्तों रख देती है। अब विशाल जो होता है दोस्तों अपने पिताजी को नमस्कार प्रणाम करता है और अपने घर से बैग लेकर के दोस्तों और कुछ रुपए पैसा, यानी कि ज़्यादा कुछ पैसे तो नहीं थे, 500 से 800 रुपये उसके पास होता है और निकल जाता है अपने घर से। निकल जाने के बाद दोस्तों विशाल ट्रेन पकड़ता है और दोस्तों मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई दोस्तों जाता है। मुंबई शहर में जैसे ही पहुंचता है तो कोई जान पहचान नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था, कहाँ रहना है, किसके पास जाना है, काम कैसे ढूंढना है। विशाल उस शहर में काफ़ी नया था। विशाल दोस्तों कुछ लोगों से पूछ करके इंडस्ट्रियल जो एरिया होता है कंपनी का, वहाँ पर जाता है। बारी बारी से सभी कंपनियों में काम ढूंढने के लिए जाता है।
सारे कंपनियों में उसे बताया जाता है कि देखो तुम्हें 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा, 12 से 13,000 रुपये महीने का मिलेगा। विशाल काफ़ी नाराज़ हो जाता है, सोचने लगता है कि आखिर 12,000 रुपये में मैं करूँगा क्या? क्या मैं सेठ को दूंगा? क्या मैं अपने घर को पैसा भेजूँगा? और मैं इस शहर में रहूँगा तो खाने पीने के लिए भी खर्च लगेंगे। विशाल नाराज़ होकर के दोस्तों फिर से वहाँ से लौट जाता है। रास्ते में ही दोस्तों कुछ लोग जो थे अपना ठेला लेकर खड़े थे। विशाल कहता है कि अंकल जी आप लोग इस ठेले पर क्या कोई सामान ढोते हैं? तो अंकल जी लोग कहते हैं कि हाँ बेटा हम लोग सामान ढोते हैं पूरे दिन। तो आप लोग कितना कमा लेते हैं? तो वही अंकल जी लोग कहते हैं कि देखो बेटा इसमें कोई कमाने की फिक्स नहीं होती है, 800 रुपये, कभी 1000 रुपये, कभी 1200 रुपये कमा लेते हैं। विशाल कहते हैं कि अंकल जी हम भी मेहनत मजदूरी करना चाहते हैं, मैं भी जवान हूँ, ठेला चला सकता हूँ। तो अंकल जी लोग कहते हैं कि बेटा देखो इसमें ठेले जो है तुम्हें ख़रीदना पड़ेगा, ठेला तुम्हें कोई देगा नहीं। विशाल काफ़ी नाराज़ हो जाता है क्योंकि ठेला खरीदने के लिए विशाल के पास पैसे नहीं थे। विशाल दोस्तों पूरे दिन ऐसे ही घूमता और मुंबई के फुटपाथ जो सड़क था वहीं पर आकर के अपना रात बिताता था। लेकिन दोस्तों एक दिन जब वो पूरे शहर से घूमकर उसी फुटपाथ पर आता है तो दोस्तों विशाल 2 दिन उसका हो गया था सफ़र में। उसके बैग में भी दोस्तों खाने के लिए कोई अच्छी चीज़ बची नहीं थी। अपने बैग में देखता है कि शायद कुछ खाने के लिए मिल जाए। एक रोटी जो थी दोस्तों सूखी पड़ी थी और जो बहन उसकी अचार दी थी वही सूखा हुआ अचार का एक टुकड़ा था। उसे ही विशाल खाता है और वही फर्श पर दोस्तों वो लेट जाता है। सोचने लगता है विशाल कि आखिर करूँ सो क्या करूँ, किस तरीके से सेठ जी का पैसा पूरा होगा। मुंबई शहर में काम ज़्यादा, पैसे नहीं मिल रहे हैं। विशाल अभी सोच ही रहा था दोस्तों कि आसमान में काले बादल छा जाते हैं, तेज़ की हवाएं चलने लगती है, बादल गरजने लगते हैं। विशाल उठकर बैठ जाता है जब तक दोस्तों बारिश बहुत ही तेज़ी से होने लगती है। विशाल सोचता है कि काश कहीं अगर छिपने की जगह मिल जाए। चारों तरफ नज़र दौड़ाता है लेकिन दोस्तों कुछ दूरी पर उसे एक घर जो था दिखाई देता है। उसका छाजा 1 फीट बाहर की ओर निकला हुआ था। उसी कमरे के पास, घर के पास जाता है और दीवार से टपक कर के दोस्तों खड़ा हो जाता है। अब खड़ा होते होते उसका 1 घंटे का समय कट जाता है। उस घर की जो मालकिन थी अपना खिड़की खोलती है बाहर का नज़ारा देखने के लिए। तो देखती है कि एक जो लड़का है बारिश में भीग रहा है, दीवार से लिपट कर खड़ा है। मैडम आवाज़ लगाती है कि तुम वहाँ पर खड़े क्यों हो? तो कहता है कि मैडम मैं आया हूँ काम ढूंढने के लिए मुंबई शहर में, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मेरा कोई पहचान नहीं है, जैसे ही बारिश ख़त्म होगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जो मैडम थी दोस्तों वो अपना खिड़की बंद कर लेती है और अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। दोस्तों जैसे ही 2 से ढाई बजे का समय होता है फिर से मैडम दरवाज़ा खोलती है खिड़की का और देखती है कि लड़का वहीं पर दुबक करके बैठा हुआ है। मैडम अपने मन में सोचती है कि लड़का काफ़ी ठंड से कांप रहा है, क्या मैं उसे अपने कमरे के अंदर ले लूं? लेकिन फिर मैडम सोचती है कि मैं घर में अकेली हूं, अगर ये लड़का घर के अंदर आए, कोई इसका जान पहचान नहीं, कहाँ का है, क्या है, नहीं है, हमारे घर से कोई अगर सामान लेकर भाग गया तो फिर परेशानी हो जाएगी। इस वजह से जो मैडम थी वो इस बात को टाल देती है। जैसे ही दोस्तों सुबह होता है तो मैडम सुनीता जो थी उस लड़की को जब देखती है तो लड़का वहाँ पर था ही नहीं। अब दोस्तों मैडम अपना घर से बाहर निकल कर आती है तो देखती है कि कुछ दूर पर फुटपाथ पर वो लड़का बैठा है। उसके पास मैडम जाती है और कहती है कि बेटा तुम ही जो थे कल रात को हमारे दीवार के पास खड़े थे। लड़का कहता है कि हाँ मैडम मैं ही था। मैडम कहती है कि चलो हमारे घर पर, हम तुम्हारे लिए खाना बनाए हैं, खाना खा लेना, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना होगा चले जाना। जो लड़का विशाल था उसे भी दोस्तों काफ़ी भूख लगी थी। वो मैडम के पीछे पीछे उनके घर पर आता है। मैडम जो सुनीता थी अच्छा खाना बनाई थी, चावल बनाई थी, भुजिया बनाई थी, पापड़ वगैरह था, सारा कुछ दोस्तों उस लड़के विशाल को निकाल कर खाना देती है। विशाल खाना खाने लगता है। मैडम जो थी सुनीता वो पूछने लगती है कि बेटा तुम इस शहर में कहाँ जाना है, किसके यहाँ जाना है? विशाल कहता है कि मैडम देखिए हमारा कोई मंजिल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँगा। मैं इस शहर में पैसा कमाने के लिए आया हूँ, अगर कहीं पर कोई मेहनत का काम मिल जाए तो मैं कर सकता हूँ। सुनीता जो थी दोस्तों उनका एक अपना गाड़ी बनाने वाला गैरेज होता है। उस गैराज में दोस्तों बहुत से वर्कर काम करते थे। मैडम सुनीता कहती है कि तुम्हें कोई कला आता है, कोई कारीगरी सीखे हो? लड़का विशाल कहता है कि मैडम मैं कोई कारीगरी तो नहीं सीखा हूँ, लेकिन मैं 4 चक्का गाड़ी अपने गांव पर चलाता था। अब दोस्तों इतना बात जब मैडम सुनती है तो काफ़ी खुश हो जाती है। कहती है कि अगर तुम्हें काम करना है तो हमारा गैराज है, वहाँ पर बहुत से वर्कर काम करते हैं, तुम भी काम कर सकते हो,
हम तुम्हें महीने का जो भी पैसा बनेगा हम तुम्हें दे देंगे। और रही बात कि तुम गाड़ी चलाना जानते हो, तो बेटा ये शहर है, मुंबई है, तुम्हारा गांव नहीं है। यहाँ पर बहुत ट्रैफिक होती है और बहुत से नियम होते हैं। तभी दोस्तों विशाल हार नहीं मानता है, कहता है कि नहीं मैडम, मैं गाड़ी चला ही लेता हूँ। मैडम जो सुनीता थी, जैसे ही वो खाना खा लेता है तो कहती है ठीक है, तुम हमारे साथ क्या चलना चाहते हो? विशाल कहता है कि ठीक है मैडम, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। अब मैडम जो सुनीता रहती है अपने 4 चक्के गाड़ी का चाबी देती है और कहती है कि देखो गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है, उससे बाइक करके पीछे लेकर के आओ। और उसके बाद विशाल जो होता है जाता है 4 चक्का गाड़ी में दोस्तों, दरवाज़ा खोलता है, बैठता है, गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ा कर लाता है। मैडम जो सुनीता थी वो भी आगे सीट पर बैठ जाती है, अपना सीट बेल्ट लगा लेती है। विशाल से कहती है कि तुम भी मुंबई शहर है, सीट बेल्ट लगा लो वरना तुरंत फाइन कट जाता है। अब दोस्तों विशाल भी अपना सीट बेल्ट लगाता है और गाड़ी जो है दोस्तों वहाँ से लेकर बढ़ जाता है। मैडम जो सुनीता थी वो देखना चाहती थी कि ये जो लड़का है क्या सही तरीक़ा से गाड़ी चला भी पाता है या नहीं। मैडम जो थी सुनीता कभी गली में गाड़ी लेकर चलने को बोलती, तो कभी फुटपाथ जैसे रास्ते में, और इसी तरीके से दोस्तों 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र तय होता है। और ये जो लड़का विशाल होता है, मैडम का जहाँ पर गैराज था वहाँ पर गाड़ी लेकर पहुँच जाता है। मैडम सुनीता अपनी गाड़ी से उतरती है और कुछ वर्कर वहाँ पर जो काम कर रहे थे उनसे बोलती है कि देखो ये जो लड़का है नया है, इसे तुम लोग अच्छी तरीके से काम समझा दो, ये काम यहाँ पर करेगा। दोस्तों जो अब मैडम सुनीता होती है वो अपने ऑफिस को चली जाती है। लड़का जो विशाल है दोस्तों बहुत ही ईमानदारी से काम अपना करने लगता है, समय कटने लगता है। दोस्तों जो विशाल होता है कुछ ही दिन के अंदर में बहुत अच्छा कारीगरी का काम सीख जाता है, जो कि बहुत से बड़े बड़े गाड़ियों को बनाना, रिपेयरिंग करा, सारा कुछ करना काम सीख जाता है। मैडम जो सुनीता थी, जैसे उसका 1 महीने का समय बीतता है तो मैडम सुनीता उसे पेमेंट देती है, जो कि पेमेंट दोस्तों जो जहाँ पर उनके गैराज में काम करता था वहाँ का लमसम 17,000 रुपये बनता था। और जो मैडम का गाड़ी लेकर के आता था और जाता था तो इसके लिए 10-12 हज़ार रुपये मैडम देती है। यानी कि दोस्तों मिला जुला करके इस लड़के को 25,000 रुपये बनता था महीने का। मैडम कहती है कि क्या बेटा तुम्हें घर पर पैसे भी भेजना है? तो विशाल कहता है कि हाँ माँ, बात ऐसा है कि पैसे भेजना है, पिताजी लकवा से ग्रसित हैं, हमारी बहन अकेले घर पर है, उसके लिए भी उन लोगों का राशन वगैरह ख़रीदना होगा। जो सेठ जी हैं वो भी अपने पैसे के लिए ललायित हैं, उन्हें भी पैसा देना है। मैडम जो सुनीता होती है दोस्तों लमसम 10,000 रुपये एडवांस के तौर पर, और उसका जो पेमेंट बनता था मिला जुला कर 35,000 रुपये इस विशाल को दिया जाता है। विशाल दोस्तों अपना 35,000 रुपये जो है अपनी बहन पूनम के अकाउंट पर ट्रांसफ़र करता है और सारा बात बताता है, कहता है कि कुछ सेठ जी को पैसा दे देना और कुछ पिताजी के इलाज के लिए पैसा भी रख लेना। दोस्तों अब इसी तरीके से समय चलने लगता है। विशाल दोस्तों अच्छा एक कारीगर बन जाता है। एक दिन का वाक़या दोस्तों ऐसा होता है कि जब मैडम को उनके गैराज से लेकर के घर पर आता है तो मैडम जो सुनीता रहती है पहले तो किचन में खाना बनाती है और खाना तैयार हो जाने के बाद वो विशाल को बुला करके खाना भी खिलाती है और कहती है कि बेटा देखो, हमारे एक बहू और बेटा जो हैं वो लोग हमें छोड़ करके वो लोग दूसरे शहर में रहते हैं और वो लोग हमें थोड़ा सा भी इज्जत नहीं करते हैं। काश अगर तुम नहीं होते तो शायद हमारी कंपनी जो है, जो भी एक छोटा मोटा सा गैराज है, उसको आज तुम बहुत अच्छी तरीके से देखभाल कर रहे हो और वैसे भी तुम भी काम सीख गए हो तो तुम्हारा भी मैं पेमेंट बढ़ा दूंगी अगले महीने से। अब दोस्तों इसी तरीके से बात करते करते विशाल भी अपना खाना खाता है और खाना खाने के बाद विशाल अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगता है। तभी दोस्तों जो मैडम सुनीता है वो भी अपने कमरे में सोने के लिए जा ही रही थी कि अचानक दोस्तों जैसे ही विशाल अपने बेड पर लेटता है तो ज़ोर से चिल्लाने की या रोने की आवाज़ें आने लगती है। अब दोस्तों इस विशाल जो है वो काफ़ी परेशान हो जाता है, चिंतित हो जाता है कि आखिर क्या हुआ कि जो मैडम है इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, रो रही है। विशाल दोस्तों तुरंत अपने कमरे से निकलता है और मैडम के कमरे में जाता है तो देखता है कि मैडम जो है फर्श पर ऐसे ही तड़फड़ा करके रोते रोते बेहोश हो जाती है। विशाल जो है दोस्तों उन्हें उठाता है और लेकर के गाड़ी में बीच वाले सीट पर उन्हें लेटा देता है और लेटाने के बाद दोस्तों लेकर के उन्हें हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद दोस्तों मैडम को उतार करके स्ट्रेचर पर रख देता है और उस स्ट्रेचर को लेकर के अस्पताल के अंदर पहुंचता है और जो भी स्टाफ लोग थे वो कहता है कि जल्द से जल्द मैडम का इलाज आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। उसी में से कुछ स्टाफ लोग कहते हैं कि सर आप पहले कुछ पैसा जमा कर दीजिए। विशाल के पास दोस्तों पैसे तो नहीं थे, लेकिन 5,000 रुपये जो था वही 5,000 रुपये विशाल जो है जमा कर देता है
और कहता है कि चाहे जितना भी पैसा लगे, खर्च लगे, आप लोग करिए, मैडम हमारी बहुत अच्छी हैं, जब ये ठीक हो जाएगी तो आप लोग का पैसा यहीं पर मिल जाएगा। अब दोस्तों जो भी डॉक्टर लोग होते हैं मैडम का इलाज करना स्टार्ट कर देते हैं। पूरी रात दोस्तों इलाज उनका चलता है, पानी वगैरह चढ़ता है, सुई वगैरह लगता है। अब दोस्तों जो विशाल है मैडम के सिरहने बैठा हुआ था। जब मैडम को होश आता है तो मैडम सुनीता कहती है, बेटा हम हॉस्पिटल कैसे पहुंच गए। विशाल बताता है कि मैडम आप चिल्ला रही थी, रो रही थी और तुरंत बेहोश हो गई, तो हमने आपको हॉस्पिटल लेकर के आया। मैडम कहती है सुनीता कि बेटा आज तुम नहीं होते तो शायद हम इस दुनिया में नहीं होते, क्योंकि हमें हार्ट अटैक की बीमारी है और जब भी हमें हार्ट अटैक होता है तो मैं गिर जाती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ। अब लड़का को दोस्तों इतना जब शाबाशी देती है तो कहती है कि देखो तुम हमारे आज से बेटा हो, तुम हमें माँ ही कहकर पुकारना। अब दोस्तों यहाँ पर लड़का जो है विशाल वो भी काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद मैडम और जो विशाल होते हैं दोनों अपने घर पर चले जाते हैं। सभी लोग फिर से अपने दिनचर्या काम के बारे में और काम के सिलसिला में लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन का वाक़या ऐसा होता है कि जो विशाल था अपना गैरेज पर जब काम कर रहा था तो दोपहर का समय था। मैडम सुनीता अपना लंच करके इधर उधर थोड़ा टहल रही थी। तभी देखती है कि जो विशाल है वो एक दीवार से रुपक करके रो रहा है। तभी विशाल के पास मैडम जाती है। सुनीता कहती है, विशाल क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। विशाल कहता है कि मैडम मेरे पिताजी का तबीयत बहुत काफ़ी तेज़ी से ख़राब है। हमारी बहन जो है पूनम उन्हें लेकर के हॉस्पिटल गई है, हमें भी आने के लिए बोली है, फ़ोन की थी। सुनीता मैडम कहती है कि विशाल तुम अपने घर चले जाओ, अगर पैसे की ज़रूरत है तो बोलो, हम तुम्हें पैसा भी देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों जो मैडम थी सुनीता इस विशाल को 50,000 रुपये देती है और कहती है कि जल्द से जल्द तुम अपने घर पहुँचो। विशाल दोस्तों अपने घर अपने गांव पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद देखता है कि पिताजी उसके घर पर नहीं थे, उसके बहन भी घर पर नहीं थी, ताला लगा हुआ था। वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है कि उसके पिताजी आईसीयू में भर्ती हैं। डॉक्टर लोग अपना बिल बना चुके थे 40,000 रुपये का। विशाल दोस्तों उस 50,000 में से 40,000 रुपये पेड करता है। पेड करने के बाद दोस्तों वहाँ पर पिताजी के पास अपना सेवा करने के लिए वहीं पर तत्पर और तैयार रहता है। लेकिन दोस्तों 8 घंटे के बाद नंद मोहन जी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। विशाल की दुनिया अंधेरी हो जाती है। विशाल अपना पिताजी का अंतिम संस्कार करता है। इसी तरीके से दोस्तों समय 15 दिन का निकल जाता है। मैडम सुनीता जो थी वो सोचने लगती है कि अभी तक जो विशाल है एक दिन भी फ़ोन कॉल नहीं किया। लगता है कि विशाल जो है इसलिए फ़ोन नहीं कर रहा है कि हमसे वो 50,000 रुपये लेकर गया है। अगर मैं मैडम के पास फ़ोन करूं तो शायद मैडम हमें काम के लिए बुलाएगी या फिर हमारा पैसा जो है वो हमसे पैसा मांगने लगेगी। दोस्तों जो मैडम थी सुनीता वो अपने खुद से दोस्तों फ़ोन करती है। एक दिन कहती है, विशाल क्या तुम गांव गए, भूल गए, हमें कुछ बताए नहीं कि पिताजी कैसे हैं, कैसा तबीयत है उनका। विशाल कहता है कि मैडम जी हमारे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं है, वो तो चल बसे हैं। अब दोस्तों इधर मैडम जो सुनीता रहती है वो कहती है कि तुम अपना घर का एड्रेस बताओ, हम तुम्हें घर पर आना चाहती हूँ। क्योंकि दोस्तों विशाल के पास क्रियाक्रम करने के लिए उतना पैसे नहीं थे। मैडम सुनीता एड्रेस लेती है और विशाल के घर पर दोस्तों 2 दिन के बाद पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से नंद मोहन जी का क्रियाक्रम होता है। बहुत से लोगों को खाना खिलाया जाता है, बहुत से लोगों को दान पुण्य किया जाता है। और दोस्तों जो मैडम थी, जो सेठ थे, उनका पैसा बकाया 4 लाख रुपये, मिला जुला कर दोस्तों ब्याज समेत 5 लाख रुपये होता था। सारा पैसा भी सेठ का दिया जाता है। उसके बाद जो मैडम सुनीता रहती है वो विशाल से कहती है कि विशाल तुम ऐसा काम करो कि तुम हमारे साथ मुंबई चलो और जो तुम्हारी बहन है पूनम उसे भी ले लो। अब इधर दोस्तों विशाल जो होता है पूनम अपनी बहन को भी लेकर के और वो सभी तीनों लोग जो होते हैं मुंबई पहुंच जाते हैं। अब जो सुनीता मैडम रहती है उनके घर पर जो पूनम थी दोस्तों घर का अच्छी तरीके से काम करती, वहाँ पर पढ़ाई भी करती थी अपना। विशाल जो था दोस्तों उनका छोटे से गैराज जो था उसे बढ़ा करके 1 गुना से 2 गुना कर देता है। विशाल दोस्तों एक अच्छा मैकेनिक बन जाता है। और जो मैडम सुनीता रहती है कुछ दिन के बाद एक अच्छा सा लड़का देख करके इस पूनम का शादी भी कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो मैडम सुनीता रहती है एक अच्छी लड़की देख करके इस विशाल का भी शादी कर देती है। अब दोस्तों जो बहू आती है घर में वो सुनीता मैडम का काफ़ी ख्याल रखती है। अब इस तरीके से दोस्तों ये परिवार जो है एक तरीके से सहमत जैसा रहने लगता है। सुनीता मैडम को ये महसूस नहीं होता कि उनका लड़का और उनकी जो बहू छोड़कर चली गई। उन्हें ये महसूस हो रहा था कि हमारा बेटा हमारे पास है, हमारी बहू हमारे पास है। तो दोस्तों ये रही कुछ ऐसी कहानी कि अगर कोई इंसान किसी को हेल्प ना करे तो शायद उसके साथ कुछ भी हो सकता है।
तो दोस्तों आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और चैनल पर नए दर्शक बंधु हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद।